एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टॉपर्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी खासियत होती है जो हमारे अंदर नहीं होती है, या टॉपर्स कौन कौन सी आदतों को अपनाते हैं जो हम लोग नहीं अपनाते हैं, जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसा कौन कौन सा चीज़ रहता है कि टॉपर्स कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करते हैं और हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी नंबर वहीं का वहीं रह जाता है। तो उसी के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए अपलोड करती हूँ। और मैं NCERT का शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, PDF भी रहता है मेरे चैनल पे। आपको NCERT का हर चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो नई एडिशन आई है उसके रिगार्डिंग सारे अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे फुल्ली, और वो भी NTA वालों ने जो जो चीज़ें चेंज की है वही का इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए आप लोग तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप लोग को कहीं और ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है आप लोगों का, तो नीट 2K24 के लिए हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ना 99% मैंने सक्सेसफुल लिखा है, क्योंकि 1% जो होता है ना, किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे जो 1% होता है वो उसकी किस्मत होती है, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है, हो सकता है मेरी वीडियोस किसी को अच्छी ना लगे, ये बात सुन के किसी को लगता है कि नहीं वो अपनी किस्मत से भी लड़ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हर इंसान की ज़िंदगी में 1% जो डिसीज़न होता है वो आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, वो किस्मत का रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 99% सक्सेसफुल लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे मैं बात करती हूँ कि आखिर ऐसा क्या क्या होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं बायोलॉजी के बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आपको किस तरह से पढ़ना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। तो देखो, यहाँ पे फोकस करना है सबसे पहले NCERT पे। NCERT का हर एक लाइन आप ऐसे याद कर लो जैसे कुरान की आयत हो या हनुमान चालीसा का कोई मंत्र हो, ठीक है। मतलब उसको आपको, अगर चाहते हो कि नीट में आपका सिलेक्शन हो और चाहते हो कि 15 लाख बच्चों को पीछे छोड़ के 20 या 30 हज़ार बच्चों की रेस में आप आओ, तो आपको NCERT मतलब ऐसे समझो ना कि आपके एकदम टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम उसको रट जाओ, मैं सिर्फ इतना बोल रही कि आप उसको समझ के रट जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि फोकस ऑन NCERT। सेकंड देखो क्या होगा, सेकंड में तुमको डिस्कस करना है कि प्रैक्टिस करना है डायग्राम के ऊपर। मतलब ये हुआ कि NCERT में बहुत जगह पे बहुत सारी डायग्राम दिए हुए हैं बायोलॉजी के बुक में, ठीक है। तो आपको उस डायग्राम को देखना है। जैसे कि अभी जो नया सिलेबस आया था अक्टूबर में, जिसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट में एक डायग्राम था जिसमें 2 प्रोटॉन के निकलने से एक ATP बनता था। वो डायग्राम पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, लेकिन हुआ क्या कि अभी टेक्स्ट बदल गया है, डायग्राम सेम है। तो होगा क्या कि अगर किसी बच्चे ने वो नया वाला NCERT नहीं देखा है और उसने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया, तब तो वो सही करेगा। डायग्राम के हिसाब से अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको 1 ATP ही वहाँ पे करना है। लेकिन अगर वहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर 4 ATP होगा, मतलब 4 हाइड्रोजन की वजह से 1 ATP बनता है, 2 की वजह से बनता है, 3 की वजह से बनता है, तो वहाँ पे आपका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और टेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों में आंसर चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, चाहे वो जिस भी चीज़ का हो। यानी कि 11th और 12th दोनों क्लास में जो बायोलॉजी की बुक है, दोनों का डायग्राम आपको फुल्ली याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम से आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, तीसरा है कि आपको मेमोराइजेशन टेक्निक आना चाहिए। देखो बच्चों, हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, सबसे बड़ा जो मेजर गलती हम लोग करते हैं कहाँ पे करते हैं, तो वो यहाँ करते हैं कि हम लोग बस पढ़ते जाते हैं, ये कभी रिकॉल नहीं करते, कभी उसके लिए निमोनिक्स नहीं बनाते हैं, कभी उसको विजुअलाइज नहीं करते। यही फ़र्क होता है टॉपर्स में और हम में। जो एक एवरेज स्टूडेंट है और जो एक बच्चा है जो टॉप करता है, दोनों में बस यही फ़र्क होता है। वो कम टाइम पर, भले वो 4 ही लाइन पढ़ेगा,
लेकिन उसने क्या पढ़ा उस चीज़ को वो अच्छे से विजुअलाइज करेगा। फर्ज करो अगर आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसमें आप ऐसे ही बस पढ़ के निकल जाओगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। उसके लिए आपको निमोनिक्स बनाना पड़ेगा ताकि उसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं, उसके कैरेक्टर दिए हुए हैं, वो सब आपको याद हो सके। आपको रिकॉल करने आना चाहिए। जैसे आपने जो पढ़ा आप उसको पॉजिटिवली बोल के उसको रिकॉल करो, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए। मतलब आपके एनसीईआरटी में आपके पेज नंबर 10 पे आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने उसमें ऐड की है, क्या क्या आपने वहाँ पे देखा है, वो सब चीज़ आपकी जब आप आंखें बंद करो तो आपकी आंखों के सामने वो दिखना चाहिए। तभी आप रियल मायने में स्टडी कर रहे हो। स्टडी का मतलब ही होता है कि जो पढ़ो वो आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो विजुअलाइजेशन का था ये एकदम फाइनली मतलब अगर आप विजुअलाइज कर ले रहे हो इसका मतलब कि आपका वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है। रिकॉल, अगर जो चीज़ आप पढ़े हो, फर्ज करो आपने पीसीटी पढ़ा है, पीसीटी के बारे में जितनी बातें आपने किताब में पढ़ी है वो हर एक चीज़ अगर आप बोल पा रहे हो, दूसरों को समझा पा रहे हो, इसका मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई कर जिस तरह से पढ़ाई करना चाहिए आप वैसे कर रहे हो। आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हो, खुद को धोखा नहीं दे रहे हो। आप 4 घंटा बैठो लेकिन 2 लाइन याद नहीं हुआ और आप सिर्फ 10 मिनट बैठ के अगर 4 लाइन याद कर लिए, इसका मतलब कि आपने सही तरीके से पढ़ाई किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग यहीं पे गलती करते हैं। देखो यहीं पे एकदम पॉइंट पे जा करके तीर लगेगा, ठीक है। लास्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको करना ये है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप बस एक ही चैप्टर के पीछे पढ़ जाओ, एक ही चैप्टर में आप 500 क्वेश्चन बना रहे हो, आप वैसा नहीं करना है। प्रीवियस ईयर में आपको देखना ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादा आपको पीछे नहीं जाना है। ये नहीं कि अभी आपको 2024 में देना है एग्ज़ाम और आप देख रहे हो क्वेश्चन 1994 का, आप देख रहे हो क्वेश्चन 2004 का, वैसे नहीं। अभी का देखो, नीट जब से आए हैं तब से देखो, 2017 से लेकर के अभी तक का देख लो, 2018 से देखो, बहुत है तो कम से कम 5 साल का बस देख लो, 19 से लेकर के अभी तक का देख लो। मतलब कि ज़्यादा नहीं, हार्डली आप 5 से 7 साल 8 साल तक के पीछे तक का देखो, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्टली सबसे एंड में आपको प्रैक्टिस करना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। मतलब ये हुआ कि कोई भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिसको आपको पता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर को दिया है आधा घंटा तो आप दूसरे को भी आधा ही घंटा दो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आपको इजीली 1 घंटे में फर्ज करो ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन वही अगर आप जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हो, डीएनए वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो आपको 1 मिनट में 1 घंटे में वो चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। मतलब कि आप कंपेयर नहीं करो खुद को कि यार एक चैप्टर तो मैंने 1 घंटे में पढ़ लिया था, फिर इसको पढ़ने में मुझे 2 घंटा क्यों लगा। ऑफकोर्स दोनों 2 चीज़ें हैं, दोनों को समझने में आपको डिफरेंट फ़र्क पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, कोई जल्दी समझ में आएगा, किसी में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो थोड़ा टफ टाइप का आपको लग रहा है उसको आप कहीं नोट बना करके लिख लो और उसको बार बार देखो। हम ये नहीं कह रहे कि उसको बार ले करके बैठे रहो। ऑफकोर्स आज देख लो, आज अगर आपने नोट्स आज बनाया है तो आज एक बार दिन में बनाया है, रात में सोने से पहले उसको एक बार देख लो। कल अगर टाइम मिलता है तो कल देख लो। अब कल के बाद आपको परसों नहीं देखना है, अब 1 हफ्ते के बाद देखना है। फिर उस 1 हफ्ते के बाद भी आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना वो पूरा याद नहीं होगा। उसमें से अगर आपने 10 बातें याद की थी तो आप जब 7वें दिन उसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 5 बातें ही याद रहेंगी। लेकिन अब जब दोबारा से उसको देखोगे 7वें दिन तो जो 5 बातें आप भूले हुए थे उसको भी आप याद कर लोगे। लेकिन अब 21वें दिन देखो, अगर 14वें दिन आपको टाइम मिल जाता है तो 7 दिन के बाद फिर अब 1 हफ्ते के बाद देखो, 14वें दिन देखो। फिर अब देखना है कि आप अब 10 में से जहाँ 5 याद था तो अब आपको 7 याद रहेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप 21वें दिन फिर से देख रहे हो तो आपका वो जो 7 था वो अब 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके 1 महीना जब लगेगा आपको तो ये होता है, मतलब आपको ज़्यादा दिन तक आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हो। तो यही सारे चीज़ हैं जो टॉपर्स करते हैं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 2 महीना 10 दिन कम नहीं होता है बच्चों, बहुत टाइम है आपके पास। आप कैलकुलेट करके देखो, आपके पास अभी 2 महीना है,
प्लस में 10 दिन है, अभी फरवरी है, ठीक है। 2 महीना का मतलब कितना हुआ, 30, 1 महीना में 30 दिन होता है, 60 दिन और 10 दिन अभी, यानी कि अभी टोटल आपके पास 70 दिन है। समझ रहे हो, 70 दिन है अभी। 70 के दिन में कितने घंटे होते हैं, 70 दिन है, इसको मल्टीप्लाई करो आवर से, कितने घंटे होते हैं। अभी बहुत टाइम है आपके पास बच्चों की। कभी मैं बनाऊंगी इस पे वीडियो, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करो, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे इस 2 महीने को यूटिलाइज करना है, कैसे आपको इसको इंकरेज करना है, ठीक है। तो चलो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।